तो ठीक है, निशा। ये जो दो लिख रखा है ना, मैंने ऐसे ही नहीं लिख रखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो सा है ना अंत में जो अक्षर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैट स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन शुक्र का शासक पर नियंत्रण किस प्रकार स्थापित करें, उसके संबंध में शुक्र ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आखिरकार में शासक को बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई होती हैं, यानी एक राजा के पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, उनका वो गलत उपयोग नहीं कर ले, इसलिए उस पर नियंत्रण स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन से उपाय शुक्र ने बताए हैं, इसमें इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक आप बने रहें, क्लास में अच्छी तरीके से आप क्लास में ही रहें, आपका ध्यान दूसरी तरफ न जा पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको है ना जो एक राजा बनना पड़ेगा। यदि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको एक राजा बनना पड़ेगा। और राजा कैसे बनोगे? कल्पना शक्ति के द्वारा सोचो कि मैं राजा हूँ, मेरे पास में सेना है और मैं जो हुक्म कर जो मैं अपनी जो पटरानियाँ हैं और भी जो जितने भी सेवक हैं उनको मैं जो भी आदेश देता हूँ वो करते हैं। तो ऐसा आप एक राजा बनो और उसके बाद में मैं इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप आशा करता हूँ आप मन में एक आपने राजा के बारे में ख्याल आ गए होंगे और आपने खुद राजा बन गए होंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। शुक्र ने राजा को शुक्र नीति में व्यापक शक्तियाँ अवश्य प्रदान की हैं, लेकिन शुक्र ने राजा को कभी निरंकुश नहीं बनने दिया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि शुक्र ने है ना जो शुक्र नीति की रचना की, और ये जो सारा वर्णन दे रहा है वो शुक्र नीति में दे रहा है। ठीक है, तो उस शुक्र नीति में कहा गया है कि जो राजा है ना उसको व्यापक शक्तियाँ अवश्य प्रदान की गई हैं। अब आप सोच सकते हो आप राजा हो, मैंने आपको राजा बना दिया है, तो एक राजा के पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वो एक बारी आदेश देते ही सेना युद्ध में चली जाती है। पानी का गिलास भी अपने जो जहाँ पर वो बैठा हुआ है ताली बजाता है, ऐसे करके ताली बजाता है और सेवक आ जाते हैं और उसको पानी का गिलास और भी जो भी ज़रूरत है वो उसकी पूरी की जाती है। और भी बहुत सारी शक्तियाँ, दंड की शक्तियाँ दी गई, तो बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं भाई आपको। ठीक है, आप राजा हो, लेकिन शुक्र ने राजा को कभी निरंकुश नहीं बनने दिया। निरंकुश का मतलब ये होता है कि जिस पर कोई अंकुश ही नहीं हो, ऐसा राजा जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, तानाशाही हो, जो जनता है उस पर अत्याचार करता हो, शुक्र राजा को कभी ऐसा बनने नहीं दिया। यानी उसको ऐसा बनाया राजा, ये शुक्र ने राजा को ऐसा बनाया है कि वो जनता का कल्याण करे, जनता का भला करे, उसको कभी निरंकुश नहीं बनाया है। ठीक है, शुक्र ने राजा को चेतावनी दी है। अब है ना जो शुक्र राजा को यहाँ पर चेतावनी दे रहा है कि जब भी तू अपने शक्तियों का प्रयोग करे तो विधि यानी कानून तथा धर्म को अवश्य ध्यान रखे। कहने का मतलब है कि शुक्र राजा को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि जब भी तू अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, आपको शक्तियाँ दी गई हैं, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप राजा हो। ठीक है, आपको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, शक्ति भी मैंने बता दी, बहुत सारी शक्तियाँ होती है राजा के पास में। तो उन शक्तियों का प्रयोग आप जब भी करो ना, तो विधि जो उस राज्य में जो कानून बनाए गए हैं और उस समय जो धर्म प्रचलित है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यानी हिंदू धर्म का राजा है तो हिंदू धर्म का पालन करें, मुस्लिम राजा है तो मुस्लिम धर्म का पालन करें, यानी इस्लाम धर्म का पालन करें। तो विधि उस राज्य में जो कानून बनाए गए हैं और जो धर्म है उनको अवश्य ध्यान रखे। जब भी तू शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखकर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं। शुक्र ने
राजा पर 4 प्रकार के नियंत्रणों की चर्चा की है। जैसा कि मैंने ऊपर बता भी दिया है कि राजा गलत शक्तियों का प्रयोग न कर ले, इसके लिए वो 4 प्रकार के नियंत्रणों की बात करता है, चर्चा करता है। तो 4 जो नियंत्रण हैं उनको ट्रिकों के आधार पर अपन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रिक के आधार पर आपको 4 जो नियंत्रण बता रहा हूँ वो आसानी से आप याद रख पाओगे। ठीक है, ट्रिक बनाया है, इससे आसान आपको कोई समझा नहीं सकता। और यूट्यूब पर BA फर्स्ट ईयर जो है ना उसकी कमी क्लासें ले रखी है। ठीक है, तो ट्रिक है निशा। ये जो 2 लिख रखा है ना, मैंने ऐसे ही नहीं लिख रखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो सा है ना अंत में जो अक्षर है वो 2 बार यूज होगा। ठीक है, जनता में खड़ी है, यानी निशा जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, नीचे ध्यान मत दो। ठीक है, निशा जनता से निशा जनता में खड़ी है। ये देखो निशा, ये पूरी पूरी जनता है, इसमें ये जो निशा है ना वो खड़ी है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब इससे अपन है ना जो 4 वाक्य निकाल लेते हैं, 4 नियंत्रण निकाल लेते हैं। तो ये जो नी है ना शुरू का अक्षर, उससे नीति बनेगा। ठीक है, ये नीति जो अक्षर जो शब्द है उससे अपन एक वाक्य बना लेंगे। नीति व धर्म का नैतिक नियंत्रण। नीति यानी नियम, व धर्म का नैतिक नियंत्रण। जब भी फ्रेंड्स अपन क्या करते हैं कि जब अपन जैसे मान लीजिए इन चारों को याद कर लिया, ये जो 4 पॉइंट है इनको अपन ने याद कर लिया, तो होता क्या है कि जो एग्ज़ाम होती है उसमें अपन है ना जो इनको निकाल ही नहीं पाते माइंड में से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक भी वाक्य नहीं निकल पाता है इनमें से। इसलिए जो ये शब्द है ना, यदि आपका ये याद किया हुआ है तो शुरू का शब्द यदि याद है आपको तो आसानी से इन चीज़ों को निकाल पाओगे। तो नीति से नीति व धर्म का नैतिक नियंत्रण, कहने का मतलब है कि नीति मैं समझाऊंगा बाद में, पर सबसे पहले तो आप इस वाक्य को याद कर लो, नीति व धर्म का नैतिक नियंत्रण। ठीक है, दूसरा सा, इसको 2 बार यूज लेना है। पहला जो सा है उसका अर्थ है शासकीय। ठीक है, जो सा है उसका अर्थ क्या है, शासकीय। इससे क्या बनेगा, शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा व परामर्श। शासकीय अभिकरणों से, शासकीय अभिकरण कौन कौन से हैं, जो शासक की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं और अन्य अधिकारी होते हैं उनको शासकीय अभिकरणों यानी शासकीय अभिकरण कहा गया है। तो उनसे मंत्रणा व परामर्श लेने को कह रहा है यहाँ पर राजा को। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया कि जो सा है वो 2 बार यूज होगा, तो यहाँ पर एक बार तो हमने ये कर लिया। दूसरा जो सा है उसका अर्थ भी शासकीय ही है, लेकिन वाक्य दूसरा बनेगा यहाँ पर, शासकीय शक्तियों के दुरुपयोग में राज्य नष्ट हो जाने का खतरा या भय। यानी राजा के अंदर शुक्र ने इतना डर डाल दिया कि उसका जो राज्य है ना नष्ट हो जाने का भय उसके अंदर डाल दिया, ताकि वो जनता का कल्याण कर सके। तो शासकीय शक्ति के दुरुपयोग से, यानी शासक की जो शक्तियाँ हैं उसके दुरुपयोग करने से राज्य नष्ट हो जाने का खतरा भय। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा है अपन का वो जनता है। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, हाँ जनता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जनता से ऐसे कैसे शब्द उतर जाएगा, जनता व जनमत का नियंत्रण। जनता व जनमत का नियंत्रण, तो अपन ने 4 जो वाक्य हैं वो याद कर लिए। नी से नीति वह धर्म का नैतिक नियंत्रण, सा से शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा व परामर्श, और दूसरे सा का मतलब है शासकीय शक्ति के दुरुपयोग से राज्य नष्ट हो जाने का भय या खतरा, और चौथा हमने याद कर लिया जनता व जनमत का नियंत्रण। ठीक है, अब अपन इनको एक एक वर्णन करने वाले इन 4 पॉइंटों का बिल्कुल ही ईजी ही तरीके से। मैं इनका एक एक का अर्थ आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार में इनका शब्द, सबसे पहले जो आपको पॉइंट दिए हुए होते हैं उनका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला नीति व धर्म का नियंत्रण। नीति क्या होती है, यानी नियम, एक प्रकार से जो मानव के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो धर्मों में जो नियम बनाए गए हैं कि सभी का कल्याण करना चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए, ये नीति हो गई।
ठीक है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या नियम है, क्या नीति है, ठीक है। दूसरों के प्रति अच्छा बर्ताव करना, ठीक है, ये है धर्म, आप जानते हो। तो नीति और धर्म का नियंत्रण, ठीक है, राजा पर है ना। कहने का मतलब है कि राजा पर नीति और धर्म का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है शुक्र यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 पॉइंट इसमें देखने वाले हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। शुक्र ने राजा को नीति के पालन करने को कहा है, गलत या बुरे व्यवहार को नहीं करने को कहा है। कहने का मतलब है शुक्र ये बोल रहा है कि राजा है ना भाई, तू नीति का पालन कर। यानी जो मानव के लिए जो नियम बनाए गए हैं कि तू जनता का कल्याण कर, जनता को दुख मत दे, जनता को युद्धों में मत उलझा, क्योंकि युद्ध में कई परिवार अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि परिवारों से जो सैनिक जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद आप जानते हो कि जब घर का एक मुखिया ख़त्म हो जाता है तो वो परिवार एक प्रकार से लाचार सा महसूस करने लगता है। तो ऐसा मत कर तू, तो उस नीति का पालन करने को कह रहा है और गलत या बुरे व्यवहार को नहीं करने को कहा है, यानी तू गलत और बुरे व्यवहार को मत कर। अब इस दूसरे पॉइंट में वो ये बताने का प्रयास करेगा कि गलत और बुरे व्यवहार को जब राजा करता है तो उसका परिणाम उसको क्या भुगतना पड़ता है, वो इस पॉइंट में समझाने का प्रयास करेगा। तो इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। शुक्र का मानना है कि राजा के बुरे व्यवहार करने से राष्ट्र, सेना, मंत्री आदि में एक दूसरे में भेद उत्पन्न हो जाता है। यानी आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कि आप राजा हो और जनता के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हो तो क्या जनता आपको बख्शेगी? वर्तमान में देख लो, जो नेता है, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, वो जनता के 5 साल के लिए कुछ भी नहीं किया तो प्रकृति उसको उठा के पटकेगी, अगली बार वो जो राजनीति में वो नहीं आ पाएगा। वैसे ही यदि राजा बुरा व्यवहार करता है तो राष्ट्र, सेना और मंत्री आदि एक दूसरे में भेद उत्पन्न हो जाता है। यानी भेद उत्पन्न हो जाएगा, ये मंत्री है, सेना है, वो उनके आदेशों का पालन नहीं करेगी, उनकी नीतियों पर नहीं चलेगी, तो ये भेद उत्पन्न हो जाएगा यदि बुरा व्यवहार करेगा तो जनता के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। शुक्र अपने ग्रंथ में लिखता है, ग्रंथ का मतलब क्या है यहाँ पर? शुक्र नीति। आप शुक्र नीति भी इस स्थान पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र अपने ग्रंथ में लिखता है कि राजा को दंड की शक्ति दी गई है, जिसका प्रयोग करके जनता को धर्म के अंतर्गत आचरण करा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि राज्य सबसे पहले धर्म के प्रति निष्ठावान रहे। देखो कितनी अच्छी बात कह दी है यहाँ पर। आप राजा हो, शुक्र कहता है कि राजा जो है ना उसको दंड की शक्ति दी गई, यानी वो किसी को भी दंड दे सकता है। अब ऐसे किसी को तो नहीं दे सकता, इसका मतलब ये है कि जो अपराध करेगा उसको दंड दे सकता है और राजा ही दे सकता है, तो उसको दंड की शक्ति दी गई है। और उस दंड की शक्ति के अंतर्गत इसे ये जो दंड की शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करते हुए जनता को धर्म के अंतर्गत आचरण करा सके, ऐसा शुक्र कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। कि तेरे को जो दंड की शक्तियाँ दी गई हैं, यानी आपके पास में दंड है, आप राजा हो, तो आप जनता को डरा कर धर्म का आचरण करा सके। धर्म के आचरण में क्या होता है कि सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे, इन सारी चीज़ों का भाव रखे, तो उसके अंतर्गत आचरण करा सके। लेकिन शर्त यहाँ पर एक ये भी है कि राजा जो है ना वो जनता के पास में तो धर्म का पालन करा रहा है, लेकिन सबसे पहले राजा को धर्म के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा। यानी तू जो राजा है वो जनता के पास में है ना जो धर्म के आचरण करवा सकता है, लेकिन तू सबसे पहले तू खुद है ना जो धर्म के प्रति निष्ठावान रहा है, ये शुक्र कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
शुक्र के अनुसार राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का पालन पोषण करे, यज्ञ करे, दान दे, क्षमा करने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने आदि। यानी शुक्र का मानना है, शुक्र है ना जो राजा के अंदर क्वालिटी बता रहा है कि कैसा राजा होना चाहिए। तो प्रजा का पालन पोषण करने वाला होना चाहिए। पालन पोषण करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की तरह उनको खिलाए, ऐसा नहीं है। उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं निकाले, जो गरीब हैं उनके लिए अनाज उपलब्ध करवाएं, जल की व्यवस्था करें। इन सारी चीज़ों से उसका लालन पालन होगा, यानी प्रजा जो जनता है उसका लालन पालन होगा। यज्ञ करे, धर्म के अंतर्गत दान दे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे, जो गरीब हैं उनको दान दे, ठीक है। क्षमा करने वाला, ठीक है। लोगों को क्षमा करना भी आना चाहिए उसको। जैसे किसी ने छोटी सी गलती कर दी है तो उसको क्षमा कर देना, ऐसा नहीं है कि उसको सूली पर ही चढ़ा दो। आप के सामने किसी ने गलती कर दी है तो आप उसको है ना जो तुरंत प्रभाव से गलत ठहराकर दंड नहीं दे सकते। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मतलब इंद्रियां कौन कौन सी अपन की? कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, इन सब पर नियंत्रण रखे। एक राजा वो है जो जीभ का चटोकड़ा है, यानी जीभ वो है ना जो अच्छे अच्छे पकवान खाता है। तो ऐसा राजा, वो जो जीभ है वो उसकी इंद्रिय है, तो उस पर नियंत्रण रखे, सीमित मात्रा में भोजन करे। जैसे आप देखते होंगे कि आँखों से गलत चीज़ न देखे, उस पर नियंत्रण रखे। तो इस प्रकार की चीज़ें वो बता रहा है। पांचवा है, शुक्र ने राजा को काम व क्रोध का संतुलित प्रयोग करने पर बल दिया है। यानी शुक्र ने राजा को जो काम और क्रोध है ना उसको संतुलित यानी बैलेंस तरीके से वो प्रयोग करे। काम का मतलब यहाँ पर देखो किस अर्थ में लिया गया है, संतुलित तरीके से प्रयोग कैसे करेगा, यहाँ पर सही दे रखा है। देखो, काम का प्रयोग प्रजा के लिए करना, यानी वो कुछ काम करना ही चाह रहा है तो प्रजा के लिए करे। यदि उसको क्रोध आ रहा है तो क्रोध किस पर करे? क्रोध का उपयोग शत्रु, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, शत्रु, ये जो वो की मात्रा है ये ऐसे आएगा, ठीक है। शत्रु के नाश के लिए प्रयोग करे। यानी यदि राजा को क्रोध आ रहा है तो उसका जो शत्रु है ना उस पर वो उस क्रोध को डाले, यानी शत्रु को मारे, ठीक है, जिससे उस क्रोध का फ़ायदा तो मिले ना, कुछ लाभ तो मिले ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी अपन को, क्योंकि छोटे छोटे हो रह जाएंगे अब। शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा वह परामर्श। देखो यहाँ पर शासकीय अभिकरण मैंने समझा भी दिए हैं कि शासकीय अभिकरण कौन कौन से? राजा के जो विश्वास पात्र मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनको शासकीय अभिकरण यहाँ पर बताया गया है। उनसे मंत्रणा व परामर्श लेने को कह रहा है यहाँ पर शुक्र। तो यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल ही सही समझ में आ गया होगा। ये शुक्र का मानना है कि राजा के अंदर चाहे कितनी भी योग्यता हो वह जो भी कार्य करे अपने मंत्रियों व अन्य अधिकारियों के साथ मंत्रणा यानी विचार विमर्श व परामर्श लेकर ही करे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि शुक्र यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जो राजा है उसके अंदर चाहे कितनी भी योग्यता हो, कितना भी बलवान हो, कितने भी उसके अंदर बुद्धि हो, लेकिन राज्य के जो भी कार्य करे, यानी राज्य के वो जो भी कार्य करे वो अपने मंत्रियों और अन्य अधिकारी जितने भी हैं उनसे विचार विमर्श करे कि भाई मैं यह कार्य करना चाहता हूँ जनता के लिए, तो आपकी क्या राय है। फिर जनता परामर्श देगी कि राजन आप ऐसा करो, आप ऐसा नहीं करो। तो इस प्रकार के वो परामर्श देगा तो उसको मानना चाहिए, ठीक है। राजा मंत्रियों व अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए परामर्श का आदर करे। यानी मंत्री और अन्य अधिकारी जो उसको परामर्श दे रहे हैं उनका आदर करे। ऐसा नहीं है कि मंत्री और जो अन्य अधिकारी हैं वो राजा को समझा रहे हैं और राजा मान ही नहीं रहा है। तो ऐसा राजा नहीं होना चाहिए भाई। जो मंत्री बोल रहे हैं, जो अन्य अधिकारी बोल रहे हैं,
उनकी जो बातें हैं उनका आदर करे। आगे चलते हैं। यदि राजा अधिकारियों के परामर्श, अब देखो यहाँ पर है ना, ऊपर कहा गया है कि आदर करे, किसका? परामर्श का। अब यदि राजा मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के जो बातें कही गई हैं, परामर्श दिया गया राजा को, वो राजा नहीं माने तो क्या होगा? तो ये समझाया गया यहाँ पर कि यदि राजा अधिकारियों के परामर्श को मानता नहीं है और अपने अनुसार ही नीतियाँ एवं आचरण करता है तो राज्य की परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं, जिससे उसका राज्य उसके हाथों से छीन लिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये है कि राजा यदि अधिकारियों के परामर्श का पालन नहीं करता है, उसको ग्रहण नहीं करता है और अपने अनुसार अपनी धुंध में ही सारे कार्य कर रहा है, नीतियाँ बना रहा है, आचरण कर रहा है अकेले ही, तो राज्य की जो परिस्थितियाँ हैं, जो जनता है, उसके विपरीत हो जाएगी और उसका राज्य उससे छीन लिया जाएगा या कोई विद्रोह हो जाएगा। तो मंत्रियों और अधिकारियों से परामर्श लेना राजा को अत्यंत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट दे रखा है अपन के, शासकीय शक्तियों के दुरुपयोग से राज्य नष्ट हो जाने का खतरा अब है। यानी राजा के अंदर शुक्र है ना, जो ये बता रहा है कि शासकीय शक्तियों का यदि तू दुरुपयोग करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा तेरा। तो ये समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखो, शुक्र का मानना है कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है, देवता उसको नष्ट कर देते हैं तथा राजा को नरक में डाल देते हैं। तो यहाँ पर डर डालने का प्रयास कर रहा है। क्या देवता उसको नष्ट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देवता के माध्यम से, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि हम किससे डरते हैं, हम भगवान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते, देवताओं से डरते हैं। तो यहाँ पर वो डर बैठाने का प्रयास कर रहा है कि यदि तू प्रजा की रक्षा नहीं करेगा ना, तो देवता तेरे को नष्ट कर देंगे और तेरे को कहाँ डाल देंगे? नरक में। जो नरक है ना, उसमें डाल देंगे। अब चेतावनी भी देगा शुक्र। यहाँ पर देखो, चेतावनी, शुक्र राजा को चेतावनी देता है कि यदि वह भेद नीति का प्रयोग गलत ढंग से करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। यानी चेतावनी ये दे रहा है कि राजा, तू यदि जो दंड की जो शक्ति दी गई है कि जो गलत करेगा उसको दंड दे सकता है तू, और जो भेद नीति है उसका प्रयोग गलत ढंग से कर रहा है। गलत ढंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जो निरपराधी है, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, उसको तू दंड दे रहा है, तो ऐसे राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जनता व जनमत का नियंत्रण। यानी आगे बढ़ते हैं। देखो, शुक्र राजा को परामर्श देता है कि वह भूलकर भी ऐसा कार्य न करे जिससे जनता विचलित हो उठे। शुक्र कह रहा है राजा को कि भाई तू ऐसा कार्य मत करने ला, भूल कर भी, कि ऐसा कार्य कभी भी भूल कर मत कर लेना कि जनता विचलित हो जाए। तू जनता के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो जनता विचलित होगी, तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ख़त्म होने वाला है, कुछ पंक्तियाँ और शेष हैं, फिर आपकी क्लास आप बोर हो गए होंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रजा द्वारा की गई निंदा को राजा गंभीरता से ग्रहण करे। यानी मान लीजिए कि प्रजा जो जनता है उसके विरुद्ध है ना, जो राजा ने कार्य किया है, उसको दुख पहुँचाया है, तो निंदा करेगी। यानी जो प्रजा होती है उसके विरुद्ध कोई गलत कार्य करता है तो निंदा करेगी कि ये राजा यार बेकार है, ये हमारा आदर नहीं करता है। तो ऐसे जो निंदा की गई है जनता द्वारा, राजा उसको गंभीरता से ग्रहण करे, उसको स्वीकार करे, अनदेखा न करे, तथा अपने अंदर छिपी दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास करे। वो ये सोचे कि भाई मेरी जनता निंदा क्यों कर रही है, मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। ऐसा राजा होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का लोगो नीचे दिख रहा है, कर दो भाई, कर दो, हमें भी कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अब जो है ना, अपन
पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर आप इससे बोर हो जाओगे। उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।